नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सेमेस्टर, दशम पत्र, हिंदी उपन्यास और कहानी के अंतर्गत आज हम लोग कहानी के तत्वों के आधार पर वापसी कहानी की समीक्षा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने वापसी कहानी को पढ़ा, वापसी कहानी के कथ्य की भी चर्चा की, उषा प्रेमवदा के व्यक्तित्व और कृतित्व की भी चर्चा की। अब उसके पश्चात हम वापसी कहानी को कहानी के तत्वों के आधार पर हम देखेंगे। वापसी कहानी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है कहानी के तत्वों की दृष्टि से वापसी कहानी की समीक्षा कीजिए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, कहानी कला के आधार पर वापसी कहानी की आलोचना कीजिए या वापसी कहानी की विशेषता बताइए। और इसी प्रश्न से एक और प्रश्न निकल कर आता है, गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए, क्योंकि कहानी के जो 6 तत्व है उसमें से चरित्र चित्रण भी एक तत्व है। तो गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण जो है, उस चरित्र चित्रण के द्वारा हम उसे भी देखेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों का उत्तर जो है इस एक वीडियो से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। और इस वीडियो को मैं विशेष रूप से कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास किया है जिससे आप लोग इसे देख भी सकें, पढ़ भी सकें, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के द्वारा उसे आप उत्तर पुस्तिका में अंकित भी कर सकते हैं। उसे एक प्रश्न के उत्तर को आप उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे उत्तर पुस्तिका में लिख लें, ताकि परीक्षा के लिए ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के तत्वों के आधार पर वापसी कहानी की समीक्षा। सबसे पहले हम कहानी के तत्वों पर विचार करते हैं। तो कहानी के मुख्यतः 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। अब हम इन 6 तत्वों के आधार पर वापसी कहानी की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहानी का पहला तत्व, कथा वस्तु। किसी भी कहानी की कथा वस्तु को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि कहानी की रचना किस लिए की गई। इस कहानी के माध्यम से रचनाकार क्या कहना चाहता है और जो कहना चाहता है उसे कहने के लिए उसने कथानक को किस तरह विकसित किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर वापसी कहानी का केंद्रीय भाव हमें समझना होगा। तो उषा प्रेमवदा की वापसी एक सेवानिवृत्त रेलवे कार्मिक गजाधर बाबू की कहानी है। कहानी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गजाधर बाबू रेलवे के किस पद में थे और किस तरह का काम करते थे, लेकिन कहानी में बताया गया है कि उनकी पोस्टिंग आमतौर पर छोटे स्टेशनों पर होती थी। इससे प्रतीत होता है कि वो स्टेशन मास्टर के पद पर कार्य करते होंगे। स्टेशन मास्टर का पद ऐसा है जिसमें रेलवे कार्मिक को छोटे छोटे स्टेशनों पर ड्यूटी देनी होती है। गजाधर बाबू रेल विभाग में 35 साल तक नौकरी करने के बाद अपने घर लौट रहे हैं। उनकी नौकरी इस तरह की है कि उन्हें रेलवे के छोटे छोटे स्टेशनों पर रहना पड़ता है और उन छोटी जगहों पर वे अपने बच्चों की पढ़ाई का उचित प्रबंध नहीं कर सकते थे और ना ही वे अपनी पत्नी और बच्चों को अन्य सुविधा प्रदान कर सकते थे। यही सोचकर उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था जहां उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी। गजाधर बाबू अपने परिवार के बीच लौटते हैं जहां उनकी पत्नी, विवाहिता बेटा अमर और उसकी पत्नी, छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बसंती रहती है। गजाधर बाबू के लौटने से घर की पहले से चली आ रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है। वे जिस भावनात्मक स्वागत की उम्मीद अपनी पत्नी और बच्चों से कर रहे थे वैसा कुछ नहीं होता। इसके विपरीत सभी को यह महसूस होता है कि गजाधर बाबू के आने से उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप हो रहा है।
इस कहानी को पढ़ने से यह स्पष्टतः ही हम लोगों को दिखाई देता है कि लोग, उनके जो बच्चे थे, वो गजाधर बाबू के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। गजाधर बाबू का किसी भी काम में हस्तक्षेप करने से उन सभी लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा था। प्रत्यक्ष रूप से तो वे गजाधर बाबू से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हाँ, अपने माँ के द्वारा वो कुछ न कुछ अपने पिताजी को कहते ही रहते थे कि बैठे बिठाए, पता नहीं पिताजी को ये क्या सूझ गया कि नौकर को छुड़वा दिया। इस तरह से वो अपने माँ को बोलते रहते थे। तो पिता होने के नाते वे बच्चों और पत्नी से जिस ममत्व की आशा कर रहे थे वह तो नहीं मिलता है। इसके विपरीत गजाधर बाबू को यह महसूस होता है कि घर में तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। पहले उनकी चारपाई जो है बैठक में ही लगाई जाती थी। बाद में बहू के ऐतराज करने पर उससे बिना पूछे ही एक कोठरी में उनकी चारपाई डाल दी जाती है। पत्नी शिकायत करती है कि घर के कामकाज में न बेटी मदद करती है और न बहू, लेकिन जब बहू और बेटी को खाना बनाने का जिम्मेदारी सौंपा जाता है तो इसे कोई पसंद भी नहीं करता है। एक तो उनकी पत्नी एक तरफ से ऐसा दिखाया जाता है कि वो गजाधर बाबू का ही वो सहमति से उनका सपोर्ट करती है और वो कहती है कि नहीं, बहू कोई काम नहीं करती है, उसको काम करना चाहिए। लेकिन जब गजाधर बाबू स्वयं उन लोगों को खाना बनाने के लिए कहते हैं तो खुद उनकी पत्नी को भी ये बात पसंद नहीं आता, ना ही उनके बच्चों को ही पसंद आता है। और घर खर्च को सीमित करने के लिए जब वो नौकर को छुट्टी दे देते हैं तो इसे भी उनकी ही दखलंदाजी समझा जाता है। अपने इस परिवार के रूखे व्यवहार से उनको बड़ा गहरा आघात लगता है। सबसे बड़े दुख की बात उनके लिए यह होती है कि उनकी पत्नी भी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से भागकर अपने घर, अपने पत्नी, अपने बच्चों के पास आए थे, वह अकेलापन अपनी पत्नी और बच्चों के बीच कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। इस निराशा में वे वापस उसी छोटी सी जगह पर लौट जाते हैं जहां वे रेलवे की नौकरी करते थे, रामजी के चीनी मिल में नौकरी करने के लिए। वे अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भी साथ चलने से इनकार कर देती है। तो ये है वापसी कहानी की कथा वस्तु। कहानी का जो दूसरा तत्व है वो है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि मैंने बताया है कि चरित्र चित्रण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो है गजाधर बाबू के चरित्र चित्रण करें, इसलिए हम इसे थोड़ा विस्तार से ही पढ़ेंगे। तो वापसी कहानी गजाधर बाबू को केंद्र में रखकर लिखी गई है, इसलिए कहानी के मुख्य चरित्र भी वही हैं और उन्हीं की चरित्र को सबसे अधिक मुखर होकर हमारे समक्ष भी आता है। इनके अलावा उनकी पत्नी का चरित्र जो है वो दूसरे पात्रों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा उभर कर आता है। शेष सभी पात्र कहानी के ज़रूरत के अनुसार आते जाते हैं और उनका चरित्र बहुत उभर कर नहीं आता, जिसमें हम ले सकते हैं गजाधर बाबू की पत्नी, उनका बेटा नरेंद्र, अमर, उनकी बहू और उनकी बेटी बसंती, और साथ ही साथ उनका जो नौकर है गणेशी। तो इन लोगों का चरित्र जो है बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं आता है, बल्कि गजाधर बाबू के चरित्र के आसपास ही वो थोड़ा बहुत जो है उनका चरित्र हमारे समक्ष आता है। लेकिन उनसे जुड़े हुए जो भी प्रसंग है उनसे उनके चरित्र की केंद्रीय विशेषताओं की पहचान हो जाती है। अपने सीमित कलेवर के कारण कहानी में बहुत अधिक पात्र हो भी नहीं सकते हैं, और यह कहानी लेखिका की शिल्प की विशेषता है कि उन्होंने कथा वस्तु का गठन इस तरह किया है कि पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं जो है वो स्वतः ही उभर कर आती है। तो सबसे पहले हम गजाधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताओं को पहचानने की कोशिश करते हैं। गजाधर बाबू को इस कहानी का केंद्रीय पात्र या नायक कहा जा सकता है। पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। गजाधर बाबू पर केंद्रित होने के बावजूद इसे चरित्र प्रधान कहानी कहना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि कहानी का मकसद जो है वो गजाधर बाबू के चरित्र को उभारना नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से परिवार में वृद्ध लोगों की जो स्थिति बदल रही है उसे दर्शाना है। गजाधर बाबू वैसे तो घर के मुखिया है और परंपरागत दृष्टि से देखने पर उनकी इच्छा और आदेश ही पूरे परिवार के लिए सर्वमान्य होने चाहिए। वो इसका प्रयत्न भी करते हैं कि घर के सभी सदस्य उनके कहे अनुसार चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके इस आदेश देने की कोशिश को घर के दूसरे सदस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने ढंग से वो उनका विरोध करते हैं। यही नहीं,
उनका घर में मौजूद रहना भी शेष सदस्यों को अखरने लगता है। वो चाहते ही नहीं है कि गजाधर बाबू वहां रहें, क्योंकि उनके रहने के लिए ना तो उनके घर में कोई विशेष स्थान रहता है और ना ही उन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में ही शायद उनका कोई महत्व है। साथ ही साथ ये कहानी ये भी स्पष्ट नहीं करती है कि उनके पत्नी और बच्चों का ये बदला हुआ व्यवहार जो है वो किस वजह से है। क्योंकि क्या इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो इतने वर्षों तक अपने पत्नी से, अपने बच्चों से दूर रहे हैं, तो एक भावनात्मक रिश्ता जो था उनका पत्नी और अपने बच्चों से नहीं जुड़ पाया। इतने वर्षों तक दूर रहने के कारण वो पनप नहीं पाया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब ये दूर रहने के कारण हुआ है या फिर आजकल परिवार का जो आधुनिक परिवार का जो ढांचा बदल गया है कि लोग एकल परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं और लोग अपने आप में ही मगन रहना चाहते हैं। कहीं बदलते परिवार के ढांचे के कारण ही ये बदलाव तो नहीं हुआ है, कहानी ये स्पष्ट नहीं करती है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि गजाधर बाबू कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वो बहुत ही सहृदय और संवेदनशील व्यक्ति है। अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति ही नहीं, उनके संपर्क में आने वाले जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति भी वो बहुत स्नेह का भाव रखते हैं। हम उदाहरण स्वरूप गणेशी का उदाहरण ले सकते हैं, जिनको ये बहुत ही प्रेम से याद करते हैं। जब वो अपना रेलवे स्टेशन का क्वार्टर छोड़कर जब वो अपना घर आते रहते हैं तो उनके बीच जो वार्तालाप होता है, जो संवाद होता है, वो उनके इस स्नेह को प्रकट करता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी के प्रति भी उनके मन में बहुत ही गहरा लगाव है और नौकरी से रिटायर होने के बाद जल्द से जल्द घर पहुंच जाने की इच्छा के पीछे भी उनकी पत्नी का यही लगाव है। पत्नी को लेकर बहुत सारी मधुर स्मृतियां जो हैं उनके मन में बसी हुई है। आज भी 35 वर्ष की जो उनकी पत्नी जो अपने घर में रसोई में चूल्हे को जला के रखे रहती थी, जब उनके पति यानी गजाधर बाबू जब अपना नौकरी से वापस आते थे तो उन्हें गरम गरम रोटियां बनाकर वो अपने हाथों से खिलाती थी और मना करने पर भी वो कुछ और रोटी उनके समक्ष रख देती थी। तो ये सारी स्मृतियां जो है अभी भी उनके मन में बसी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कठोर प्रवृत्ति के बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं थे। अपने बच्चों के प्रति भी स्नेह का भाव उनके मन में है। उनमें अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी का बोध है। इसी वजह से वो बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन उनकी इस भावना को बच्चे समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि पिताजी उन पर शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। माता पिता और बच्चों में जिस तरह का संवाद होना चाहिए उसका सर्वथा इस कहानी में अभाव नजर आता है, क्योंकि जो भी संवाद होता है वो अधिकतर जो है वो गजाधर बाबू उनकी पत्नी के बीच में होता है। उनके बच्चों के साथ उतना संवाद नहीं होता है। उनकी बेटी बसंती का यहाँ पे एक उदाहरण लिया जा सकता है कि अपनी पत्नी के काम के बोझ को हल्का करने के इरादे से जब वे ये फरमान जारी करते हैं कि सुबह का खाना बहू बनाएगी और शाम का खाना बसंती, तो बसंती यह कहते हुए विरोध करती है कि उसे कॉलेज भी जाना होता है। लेकिन पिता बेटी को समझाते हुए तर्क देते हैं कि तुम सवेरे पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है, उसके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है, तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। माँ की नजरों में बसंती का काम से जी चुराने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो अपनी सहेली शीला के यहाँ जाना है, जहाँ उन्हीं के अनुसार बड़े बड़े लड़के हैं। तो जब उसके पिताजी को अपनी पत्नी के द्वारा ये बातें पता चलती हैं कि वो शीला के यहाँ जाती है, तो निश्चय ही वो इनके लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। एक कुंवारी लड़की ऐसे घर में बार बार जाए जहाँ जवान लड़के हो तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। और इसी वजह से जब एक दिन बसंती को शीला के घर जाते हुए देखते हैं तो उसे जाने से वो रोकते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है नाराज हो जाती है, खाना पीना छोड़ जाती है और बेटी के इस तरह रूठ जाने से उनकी माँ दुखी हो जाती है और इसके लिए वो अपने पति को ही दोषी मानती है और कहती है कि क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ इन पंक्तियों में ये पता चलता है कि वो तो खुद ही अपने पति को अपनी बेटी की शिकायत भी करती है और जब गजाधर बाबू अपनी बेटी को थोड़ा डांटते हैं तो उनकी बेटी जो नाराज हो जाती है। इस पर भी उनकी पत्नी जो है अपनी बेटी को समझाने के बजाय अपने पति से ही नाराज हो जाती है।
तो ये पूरा घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो ये गजाधर बाबू के व्यक्तित्व की दो कमजोरियों को इंगित करता है। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता वो ये है कि गजाधर बाबू का जीवन संबंधी जो नजरिया है वो परंपरावादी है। उनका मानना है कि स्त्रियों का घर में रहना और घर के काम में हाथ बटाना जरूरी होता है। उनके लिए पढ़ाई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। साथ ही साथ उनको ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देना भी उचित नहीं है। और यही नजरिया न केवल गजाधर बाबू का है बल्कि उनकी पत्नी का भी है। इसी कारण से वो अपने पति से शिकायत भी करती है, लेकिन फिर भी एक बदलती हुई परिस्थिति के साथ वो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती है। लेकिन उनके पिता गजाधर बाबू में ऐसा लचीलापन नहीं है जो एक पिता में होना चाहिए। कम से कम जवान बच्चों के साथ वह सिर्फ आदेश द्वारा तो अपनी बातों को नहीं मनवा सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ ये देखने को मिलती है कि गजाधर बाबू अपनी बेटी पर तो आदेश चलाते हैं और बहू और पत्नी से भी उनकी अपेक्षाएं, जैसा कि वो चाहते हैं कि उनकी बहू खाना बनाए, उनकी पत्नी भी सलीके से रहे, घर को संभाले, लेकिन वो अपने बेटों से वो कुछ नहीं कहते हैं। पत्नी के बनाए खाने पर छोटा बेटा टिप्पणी करते हुए खाना छोड़कर उठ जाता है कि मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। लेकिन बेटे के ऐसे व्यवहार पर गजाधर बाबू उसे कुछ नहीं कहते, ना ही कुछ समझाते हैं, बल्कि बेटी की ही शिकायत वो अपनी पत्नी से कहते हैं और बोलते हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने का सरूर नहीं आया। तो बेटे और बेटी के फर्क करने का जो रूढ़िवादी नजरिया है वह गजाधर बाबू के पूरे व्यवहार में झलकता है। गजाधर बाबू के अलावा जिन पात्रों का उल्लेख हमें इन कहानी में मिलता है वो सभी गजाधर बाबू के माध्यम से ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बच्चे अमर, नरेंद्र या बसंती, या फिर उनका नौकर गणेशी, ये सभी कहानी की परिधि में ही चक्कर लगाते रहते हैं। कहानी के केंद्र में तो केवल गजाधर बाबू ही बने रहते हैं। गजाधर बाबू की तरह उनकी पत्नी भी परंपरावादी है, लेकिन पति से अलग अपने बच्चों के साथ रहने की एक बहुत ही लंबी आदत जो है उसे काफी हद तक अपने पति के प्रति उदासीन बना देती है। ऐसा होना बहुत स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। इस कहानी में बच्चों द्वारा पिता को एक अवांछित मेहमान की तरह देखना भी अतिरंजनापूर्ण लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहानीकार की जो सहानुभूति है वो सिर्फ गजाधर बाबू के प्रति है, शेष पात्रों को समझने का प्रयास यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। और शेष पात्रों की जो चरित्रगत विशेषताएं हैं वो कहानी में इसी रूप में आती है जैसा कि स्वयं गजाधर बाबू उन्हें कुछ रूप में देखते हैं, इस रूप में नहीं कि उनके बच्चे या उनकी पत्नी जो है वो उनको किस रूप में देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस गजाधर बाबू के चरित्र के द्वारा कि उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं वो इस से हमें स्पष्ट हो जाता है, जिसको हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। तो इसके पश्चात भी कहानी के और भी 4 तत्व बाकी हैं जिसके आधार पर हमें हमें वापसी कहानी की समीक्षा करनी है, तो जिसको मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।